यह वीडियो जस्टिस ओम मैल्कम द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का सारांश है। कल्पना कीजिए कि यदि आप दबाव में भी शांत रह सकें तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। अपने आप को उच्च दबाव की स्थिति में कल्पना कीजिए, जहां आप आवेग में कार्य करने के बजाय शांत रह सकते हैं और तर्कसंगत रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, एक ऐसी पुस्तक जो आपको सिखाएगी कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान कैसे बने, अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे निर्देशित करें और किसी भी स्थिति में अपना सिर सीधा कैसे रखें। जब आप क्रोधित या निराश हों, क्या आप कभी ऐसा कुछ कहते या करते हैं जिसका आपको गहरा पछतावा होता है? हर किसी को होता है। जब हम अपनी भावनाओं को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं तो हम जल्दबाजी में काम कर सकते हैं, जो हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। हालांकि क्या इसे बदलना संभव है? एक पल के लिए ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकें। उस अमूल्य प्रतिभा को प्राप्त करना आपकी पहुंच के भीतर है। इस पुस्तक की मदद से हमारी यात्रा भावनात्मक नियंत्रण के महत्व को समझने से शुरू होती है। भावनाएं मानव होने का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन जब वे चालक की सीट ले लेते हैं तो वे हमें भटका सकते हैं। यह पुस्तक आपको उन ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करेगी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काते हैं, और आपको उन भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीति प्रदान करता है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाकर आप चुनौतियों का सामना अनुग्रह के साथ कर पाएंगे और ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो आपके सच्चे इरादों को दर्शाते हैं। पहला कदम प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के बीच अंतर को पहचानना है। प्रतिक्रिया करना अक्सर भावना से प्रेरित एक सहज प्रतिक्रिया होती है, जबकि प्रतिक्रिया में विचारशील विचार और जानबूझकर कार्रवाई शामिल होती है। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि आत्मजागरूकता और माइंडफुलनेस विकसित करके क्रियाशील से प्रतिक्रियाशील व्यवहार में कैसे बदलाव किया जाए। आप सीखेंगे कि तनाव के क्षणों में कैसे रुकें और अपने लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित प्रतिक्रिया चुनने के लिए खुद को जगह दें। अब हम माइंडफुलनेस का और विस्तार से पता लगाएंगे। भावनात्मक विनियमन को बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ और अभी में अपने विचारों और भावनाओं को हावी होने दिए बिना यह पुस्तक माइंडफुलनेस के अभ्यासों को लागू करने में आसान प्रदान करती है, जिनका उपयोग आप प्रतिदिन कर सकते हैं ताकि आप अधिक आत्म जागरूक बन सकें और अपनी भावनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील बन सकें। सजग रहने से आपको किसी भी बाधा का सामना करने के लिए आवश्यक धैर्य और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह पुस्तक आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के मूल कारणों को समझने के महत्व की भी पड़ताल करती है। अक्सर हमारी सबसे तीव्र प्रतिक्रियाएं अनसुलझे मुद्दों या पिछले अनुभवों से जुड़ी होती हैं। इन अंतर्निहित ट्रिगर्स की पहचान करके आप उन्हें सीधे संबोधित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं। यह पुस्तक इन भावनात्मक घावों को उजागर करने और उन्हें ठीक करने के लिए अभ्यास प्रदान करती है। भविष्य में आपको अधिक शांति और तर्कसंगत तरीके से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति वास्तविक लोगों की कहानियां प्रदान करती है, जिन्होंने भावनात्मक विनियमन की कला में महारत हासिल की है। उनके अनुभवों को सुनने से भावनात्मक महारत के मूल्य के प्रति आपकी आंखें खुलेंगी और आप इन सबक को अपने जीवन में अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आप पाएंगे कि जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आपके रिश्ते, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की समग्र गुणवत्ता सभी में सुधार होता है। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता आपके पास है, इसलिए इसे ध्यान में रखें क्योंकि आप इस रास्ते पर निकलते हैं।
शांत जीवन स्पष्टता और अर्थ आपका हो सकता है जब आप गैर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया की कला में महारत हासिल करते हैं। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति में आपका स्वागत है। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, आइए इस जीवन परिवर्तनकारी साहसिक कार्य को साथ साथ शुरू करें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने से आने वाली शक्ति की खोज, लेकिन उन्हें समझना, उन्हें नियंत्रित करना और उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करना। आप शायद ऐसी परिस्थितियों में रहे होंगे जहां आपने बाद में पछतावा करने के लिए केवल आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन क्या होगा यदि आप अपने आप को प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर सकें? अपने आसपास की अराजकता के बावजूद शांत रहें। यहाँ हम भावनात्मक विनियमन के लिए एक उपकरण के रूप में गैर प्रतिक्रिया का उपयोग करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण में तल्लीन होंगे। इस विषय पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। क्या आप इस जीवन को बदलने वाले साहसिक कार्य पर जाने के लिए तैयार हैं? चलिए इसे शुरू करते हैं, लेकिन मेरे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। अध्याय 1, भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे कुछ स्थितियां या टिप्पणियां आपको तुरंत गुस्सा, दुखी या चिंतित महसूस करा सकती हैं? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये त्वरित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आमतौर पर भावनात्मक ट्रिगर्स नामक किसी चीज के कारण होती हैं। यह पता लगाना कि ये ट्रिगर क्या हैं, हम अपने बारे में या दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको स्कूल में तंग किया गया था, तो सहकर्मी की एक सामान्य टिप्पणी असुरक्षा या डर की भावनाओं को वापस ला सकती है। या यदि आप यह महसूस करते हुए बड़े हुए हैं कि किसी बातचीत में आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आपको गुस्सा या परेशानी हो सकती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये भावनाएं वर्तमान क्षण या वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं हैं, वे पिछले अनुभवों की प्रतिध्वनि की तरह हैं। इसे पहचानना अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है। यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आप वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक स्मृति या डर पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना दूसरों पर दोष मढ़ने के बारे में नहीं है। यह आपके अपने भावनात्मक परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बारे में है। जो आपको उत्तेजित करता है, उसके बारे में जागरूक होकर आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना शुरू कर सकते हैं। आप यह चुनना शुरू कर सकते हैं कि आप अपने ट्रिगर्स पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, बजाय इसके कि आप भावनात्मक ट्रिगर्स की दया पर निर्भर रहें। अपनी डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है, जैसा कि अक्सर स्वचालित रूप से होता है, और आपकी सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को धुंधला कर सकता है। समय के साथ आपके व्यवहार में यह प्रतिक्रिया अंतर्निहित हो जाती है, और तनाव या टकराव का सामना होने पर यह आपकी प्रतिक्रिया बन जाती है। यह वह पल भर का निर्णय होता है जिसे आप अक्सर बिना सोचे समझे भावनात्मक होने के परिणामस्वरूप ले लेते हैं। यह पहचानना आवश्यक है कि ये डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। वे केवल आपकी स्थिति की प्रतिक्रियाएं हैं और उन्हें बदला जा सकता है। हालांकि बदलाव लाने के लिए आपको सबसे पहले यह पहचानने की आवश्यकता है कि वे क्या हैं। क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है? क्या आप चुप हो जाते हैं? शायद आप जरूरत से ज्यादा खुश करने लगते हैं, या शायद आप तुरंत ध्यान भटकाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। पहला कदम अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को पहचानना है। अपनी डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रिया को पहचानने के लिए आपको थोड़ा आत्मनिरीक्षण याद रखें कि यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं है। लक्ष्य समझना है। इस प्रक्रिया के दौरान खुद को आंकना महत्वपूर्ण नहीं है। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, उसके लिए आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। इन प्रतिक्रियाओं ने संभवतः किसी तरह से आपकी सेवा की है, संभवतः एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में, लेकिन उन्हें पहचानकर आप भविष्य में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए दरवाजा खोलते हैं। यह प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का
उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण कदम है अध्याय 2 शारीरिक प्रतिक्रिया को पहचानना। जैसे जैसे आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान देंगे, आप उन शारीरिक संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो आपको इस स्वचालित प्रक्रिया की बेहतर समझ देते हैं। इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं में तेज दिल की धड़कन, तेज या उथली सांस लेना या आपके पेट में बेचैनी की भावना शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप काम पर एक प्रस्तुति देने वाले हैं। अपनी हथेलियों को तेज करना, पसीना आना और पेट में दर्द न होना, ये आपके शरीर के उस तनाव या चिंता पर प्रतिक्रिया करने का तरीका है जिसे आप उस क्षण महसूस कर रहे हैं। इन शारीरिक संकेतों को पहचानकर आप यह समझना शुरू कर सकते हैं कि आपकी भावनाएं और शरीर कैसे जुड़े हैं, जो आपकी प्रतिक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कदम उठाने में आपकी मदद करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं केवल यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं। वे आपके शरीर का संकेत देने का तरीका है कि कुछ भावनात्मक रूप से हलचल कर रहा है। इन शारीरिक संकेतों को पहचानना एक नई भाषा सीखने जैसा है। आत्मजागरूकता की भाषा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है। शुरुआत में आपको विभिन्न भावनाओं के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। निराश न हो, यह एक प्रक्रिया है। अपने आप को धैर्य और जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि आपके शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझने से आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं से अधिक परिचित होते जाते हैं, आप में जागरूकता की एक बढ़ी हुई भावना विकसित होगी जो ज्ञानवर्धक और सशक्त दोनों हो सकती है। आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि तेज हुई दिल की धड़कन सिर्फ डर के बारे में नहीं हो सकती है, यह उत्साह हो सकता है, या आपके पेट में गांठ आशंका के बारे में नहीं हो सकती है, यह प्रत्याशा हो सकती है। अध्याय 3 मानसिक विराम बटन का उपयोग करके एक विराम बटन बनाना आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकता है। यह विराम बटन कोई भौतिक चीज नहीं है, यह एक मानसिक उपकरण है जिसे आप स्वयं की मदद के लिए समायोजित और उपयोग कर सकते हैं। यह विचारों या भावनाओं के प्रवाह में एक छोटा सा विराम बनाने के बारे में है, जो अन्यथा आपको जल्दी और बिना सोचे प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस विराम बटन को एक स्टॉप साइन की तरह सोचें। यदि आपको भावनाओं के उफान पर होने पर रुकना कठिन लगता है, तो निराश न हो। यह एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित करने में समय और अभ्यास लगता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप किसी मित्र के साथ गर्मागर्म बहस में हैं और आपको कुछ चोट पहुंचाने वाली बात कहने की इच्छा हो रही है। उस क्षण की गर्मी में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप अपने मानसिक विराम बटन को दबा सकते हैं। एक गहरी सांस लें और एक कदम पीछे हटें और अपने आप से पूछें कि क्या यह कहने से स्थिति में मदद मिली है। यह छोटा विराम आपको अधिक सोच समझकर प्रतिक्रिया देने और कुछ ऐसा कहने से बचने में मदद कर सकता है जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। समय के साथ इस विराम बटन का उपयोग करना आपके भावनात्मक स्थितियों को संभालने का एक स्वाभाविक हिस्सा बन सकता है। जब आप पहली बार अपने विराम बटन का उपयोग करना शुरू करते हैं, तो आप प्रतिक्रिया देने के बाद ही खुद को संभाल सकते हैं। यह ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अधिक जागरूक हो रहे हैं। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचना और समय के साथ उन पर सवाल उठाना शुरू करने से आप प्रतिक्रिया करने से पहले पंजे मारने में बेहतर हो जाएंगे। श्वास तकनीक आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद कर सकती है, खासकर जब आप भावनात्मक प्रतिक्रिया के कगार पर हों। यह जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। आपकी सांस आपके तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और इसे नियंत्रित करके आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं। आइए 478 श्वास विधि नामक एक लोकप्रिय तकनीक का पता लगाएं।
इस तकनीक में 4 सेकंड के लिए सांस लेना, 7 सेकंड के लिए रोकना और 8 सेकंड के लिए सांस छोड़ना शामिल है। ऐसा करने से आप अधिक ऑक्सीजन लेते हैं और अपने पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जो भावनात्मक रूप से आवेशित होने पर शांति की स्थिति को बढ़ावा देता है। मान लीजिए कि आपका शरीर लड़ाई या उड़ान मोड में चला गया है। आपकी सांस उथली और तेज हो गई है। आपके निर्णय पर असर पड़ रहा है। सचेत रूप से अपनी सांस लेने की पद्धति को बदलकर आप इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावी ढंग से उलट रहे हैं, जिससे आपको स्पष्ट रूप से सोचने और प्रतिक्रिया देने का मौका मिल रहा है, बजाय आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के। जितना अधिक आप इन श्वास तकनीकों का अभ्यास करेंगे, वे उतनी ही अधिक स्वाभाविक हो जाएंगी। अंततः आप पाएंगे कि जब भी आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में होंगे तो आप स्वयं को सहज रूप से उनका उपयोग करते हुए पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप क्रोध की गर्मी या चोट की चुभन महसूस करें, रुकें, सांस लें और नियंत्रण प्राप्त करें। यह एक छोटा कदम है, लेकिन भावनात्मक महारत की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये श्वास तकनीकें आपकी भावनाओं पर नियंत्रण की एक और परत प्रदान करती हैं और यह प्रतिक्रिया न करने की शक्ति है। अध्याय 4 रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस। अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करने से आप जीवन की चुनौतियों और खुशियों को कैसे संभालते हैं, यह गहराई से बदल सकता है, जिससे यह आपकी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है। माइंडफुलनेस केवल ध्यान या योग के बारे में नहीं है। यह प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद होने और अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए नोटिस करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो सोचें कि क्या आप वास्तव में उन्हें सुन रहे हैं या क्या आप बस बोलने के अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, तो आप जल्दी या बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं। आप एक विचारशील और रचनात्मक तरीके से जवाब दे रहे हैं। यह छोटी लेकिन शक्तिशाली आदत आपके रिश्तों को बेहतर बना सकती है और आपके जीवन में तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी सहकर्मी के साथ बातचीत कर रहे हैं जो आपको सलाह देकर बीच में टोकने या यह सोचने के बजाय कि आप आगे क्या कहेंगे, आप बस सुनते हैं। आप उनके लहजे, उनकी भावनाओं और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों पर ध्यान देते हैं। पूरी तरह से मौजूद रहकर आप न केवल उन्हें बेहतर समझते हैं, बल्कि इस तरह से प्रतिक्रिया भी देते हैं जो देखभाल और समर्थन दिखाता है। यह सचेत दृष्टिकोण दूसरों के साथ आपके संबंध को मजबूत कर सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी आपको शांत रहने में मदद कर सकता है। यही बात तब भी लागू होती है जब आप खा रहे हों। बिना सोचे समझे खाते रहने के बजाय प्रत्येक कौर का स्वाद लेने की कोशिश करें। बनावट पर ध्यान दें, सुगंध का स्वाद लें। ऐसा करने से आप न केवल अपने भोजन के अनुभव को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि बेहतर पाचन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अधिक खाने से रोक रहे। अध्याय 5 आत्मजागरूकता कौशल विकसित करना। माइंडफुलनेस के अभ्यास पर निर्माण करना। आत्मजागरूकता विकसित करना आपकी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने और अधिक संतुलित जीवन बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक कदम पीछे हटने और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करने के बारे में है। यह खुद को आंकने या आलोचना करने के बारे में नहीं है। यह आपके अंदर क्या चल रहा है, इसे धीरे और दयालुता से खोजने के बारे में है। जब आप आत्मजागरूकता का अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया के पैटर्न को नोटिस करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप थके हुए होते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, या जब आप भूखे होते हैं तो अधिक चिंतित महसूस करते हैं। ये पैटर्न संकेत हैं जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आपकी भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है।
और आप कैसे अधिक शांत और संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह आपकी प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करने या दबाने के बारे में नहीं है, इसका मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। यह स्वीकार करने के लिए ईमानदारी और साहस की आवश्यकता है कि आप कहां संघर्ष करते हैं, लेकिन ऐसा करना सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम है। खुद को बेहतर समझकर आप विकसित हो सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक और संतुलित जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आत्मजागरूकता विकसित करना एक कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह आत्मखोज की यात्रा है जो चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी होती है। कभी कभी एक परामर्शदाता या कोच की तरह एक उद्देश्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता होने से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन मिल सकता है। अध्याय 6 नकारात्मक विचारों को फिर से तैयार करना। एक बार जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो काम करने के लिए अगला महत्वपूर्ण कौशल आपके नकारात्मक विचारों को फिर से तैयार करना है। इसका मतलब है कि किसी स्थिति की नकारात्मक व्याख्या को अधिक सकारात्मक या तटस्थ के साथ बदलने के लिए सचेत प्रयास करना। यह आपके दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है, ताकि चीजों को ऐसे तरीके से देखा जा सके जो अधिक सशक्त और रचनात्मक लगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा, तो आप इसे भी बदल सकते हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूं और अभ्यास के साथ बेहतर हो जाऊंगा। सोच में यह छोटा सा बदलाव आपको अधिक प्रेरित और कम हतोत्साहित महसूस करने में मदद कर सकता है। रिफ्रेमिंग समस्याओं को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें देखने का एक स्वस्थ और अधिक आशावादी तरीका खोजने के बारे में है। इस पर विचार करें कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और आप मीटिंग के लिए देर हो चुकी हैं। निराशा बढ़ती है और आपको लगता है कि यह हमेशा मेरे साथ होता है, मेरी इतनी बुरी किस्मत क्यों है। यह एक नकारात्मक विचार प्रक्रिया है जो नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है। हालांकि रिफ्रेमिंग से आप सोच सकते हैं कि इसके बजाय यह ट्रैफिक मुझे आराम करने और मीटिंग से पहले अपने पसंदीदा पॉडकास्ट को सुनने का समय देता है। रिफ्रेमिंग विभिन्न दृष्टिकोणों के अस्तित्व को स्वीकार करना और उस दृष्टिकोण को चुनना जो आपके लिए सर्वोत्तम है। नकारात्मकता आपकी क्षमता को सीमित कर सकती है और आपके जीवन के आनंद को छीन सकती है। पुनर्रचना करके आप न केवल अपने विचारों को बदल रहे हैं, बल्कि स्थितियों के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी बदल रहे हैं। अक्सर दुनिया वैसी नहीं होती जैसा आप उसे देखते हैं, बल्कि जैसी आप उसकी व्याख्या करते हैं। पुनर्रचना उस व्याख्या को अधिक सकारात्मक या तटस्थ में बदलने का एक तरीका प्रदान करती है, जो अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकती है। यह आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने और जो आप नहीं कर सकते, उसे छोड़ देने के बारे में है। प्रतिक्रिया न करने की यही सच्ची शक्ति है, और यह एक ऐसा कौशल है जो आपके भावनात्मक कल्याण में गहराई से सुधार कर सकता है। अध्याय 7 अपने नकारात्मक विचारों को फिर से ढालना सीखते हुए सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करना आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करने से आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये दो गुण, सहानुभूति और करुणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कुंजी हैं और आपको लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करते हैं। सहानुभूति, जो किसी और की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है, वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप समय के साथ विकसित कर सकते हैं, जैसे सहानुभूति विकसित करने के लिए मांसपेशियों को मजबूत करना। जब कोई अपनी भावनाओं को साझा करता है, तो सक्रिय रूप से सुनने से शुरुआत करें। केवल उनके शब्दों पर ध्यान केंद्रित न करें,
उनके पीछे की भावनाओं पर ध्यान दें। उन भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें मान्य करें, भले ही आप उनकी स्थिति में ऐसा महसूस न करें। याद रखें कि यह इस बारे में नहीं है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यह उन्हें समझने और उनका समर्थन करने के बारे में है। करुणा। दूसरी ओर यह एक कदम आगे जाता है। यह सिर्फ किसी के दर्द को समझना नहीं है, बल्कि इसे कम करने की इच्छा है। करुणा पैदा करना, खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की कोशिश करना, कल्पना करना कि उनके जैसा होना कैसा है, उनके दर्द, उनकी खुशी, उनकी हताशा को महसूस करना। यह याद रखना आवश्यक है कि सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपकी भूमिका उनके भावनात्मक अनुभव को समझना, मान्य करना और साझा करना है। यह अभ्यास आपको भावनात्मक स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकता है, जिससे आपको अपनी भावनाओं और अंतःक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण मिलता है। अध्याय 8 भावनात्मक बुद्धिमत्ता के निर्माण पर काम करते समय प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना। अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल आपकी भावनाओं को प्रबंधित करने में आपकी मदद करता है, बल्कि यह भी नियंत्रित करता है कि आप उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं। यह समझना कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रभारी हैं, न कि वह स्थिति या व्यक्ति जिसने आपको उत्तेजित किया है, भावनात्मक स्थिरता विकसित करने के लिए आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रयास के लायक है। एक पल के लिए सोचें कि आप आमतौर पर विभिन्न स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी मदद कर रही हैं या वे अधिक समस्याएं पैदा कर रही हैं? अक्सर हम आदत या मजबूत भावनाओं से प्रेरित होकर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, बिना यह सोचे कि हमारी प्रतिक्रिया सहायक है या हानिकारक। अच्छी खबर यह है कि आपके पास बदलने की शक्ति है। यह स्वीकार करके कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी जिम्मेदारी हैं, आप उन प्रतिक्रियाओं को चुनना शुरू कर सकते हैं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाती हैं। इसका मतलब अपनी भावनाओं को अनदेखा करना या छिपाना नहीं है। यह उन्हें समझने, उन पर काम करने और फिर उन्हें व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका तय करने के बारे में है। यह प्रतिक्रिया करने से पहले रुकना सीखने के बारे में है। जहां विकल्प रहता है, वहां एक अंतराल पैदा करना। यह विराम आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया करने, निर्णय पर समझ और हताशा पर धैर्य चुनने की अनुमति देता है। अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेने में आपके कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना भी शामिल है। यदि आपकी प्रतिक्रियाओं से नुकसान हुआ है, तो सुधार करना महत्वपूर्ण है। यह न केवल रिश्तों को सुधारने में मदद करता है, बल्कि आत्म सुधार के लिए आपकी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। अध्याय 9 भावनात्मक लचीलापन बनाना। भावनात्मक लचीलापन बनाना आपकी ढाल। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी भावनाओं की मजबूत समझ और उनसे बचने के बजाय उनका सामना करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह एक मजबूत भावनात्मक रक्षा प्रणाली बनाने के बारे में है जो तनाव, कठिनाइयों और कठिन समय को संभाल सकती है। भावनात्मक असफलताओं से उबरने और वापस उछालने में सक्षम होना आपके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को अच्छी स्थिति में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि भावनात्मक लचीलापन आपकी भावनाओं को अनदेखा करने या छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी भावनाओं को पहचानने, यह समझने के बारे में है कि वे कहां से आती हैं और उन्हें स्वस्थ तरीके से कैसे संभालना है। इसे इस तरह से सोचें कि आप समुद्र में लहरों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सवारी करना सीख सकते हैं। दूसरा, भावनात्मक लचीलापन लचीला और अनुकूलनीय होने के बारे में है।
जीवन हमेशा उस तरह नहीं चलता जैसा हम उम्मीद करते हैं, और यह ठीक है। जो मायने रखता है, आप इन अप्रत्याशित परिवर्तनों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप समायोजित कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहने का एक तरीका खोज सकते हैं, तब भी जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। अंतः भावनात्मक लचीलापन बनाने का मतलब है एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय खुश रहना है। इसका मतलब है कि आप आशावादी बने रह सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अर्थ ढूंढ सकते हैं। यह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और चुनौतियों से बढ़ने के तरीके ढूंढ सकते हैं, बजाय इसके कि वे आपको अभिभूत कर दें। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आपको काम में एक असफलता का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक समय सीमा चूक जाना। पराजित महसूस करने के बजाय आप खुद को अपनी ताकत की याद दिला सकते हैं, अनुभव से सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर करने की योजना बना सकते हैं। इस तरह की मानसिकता आपको मजबूत रहने और आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे जीवन आपके सामने कुछ भी फेंके। मुझे आशा है कि आपको यह पुस्तक पसंद आई होगी, लेकिन कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।